एवरीवन, सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक एसएसएन के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल अपनी जो डीजीएफएमएस की फाइनल आंसर की डीजीएफएमएस बोर्ड के द्वारा रिलीज कर दी गई थी। उसके अंदर कल भी हमने आपको वीडियो बना के बताया, बहुत सारे एरर्स आंसर की के अंदर थे। जैसे कि जो आंसर्स अपने को टेंटेटिव आंसर की में बताए गए थे, उनमें से मैक्सिमम आंसर्स को कमीशन ने फिर चेंज कर दिया है। कमीशन या बोर्ड जो भी आप इसको कहें, उसने चेंज कर दिया है। आज हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। दूसरी बात, जैसे ही एग्जाम हुआ था वैसे ही मैंने डीजीएफएमएस में एक आरटीआई फाइल कर दी थी आरटीआई पोर्टल से कि कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है और कितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। उसका कैटेगरी वाइज डाटा भी मैंने डीजीएफएमएस से मांगा था। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल्स हैं जो डीजीएफएमएस को कवर कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग उनमें से गलत जानकारी दे रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि ये किस चीज की भर्ती है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है। तो इसी का परिणाम आप लोग देखिए कि अगर एसएससी ऐसा कुछ भी करता, रॉन्ग आंसर की देना है ऐसा कुछ, तो उन कैंडिडेट्स के अंदर बहुत यूनिटी होती है और वो तुरंत इस चीज को सही करवा देते हैं। लेकिन कल जब से आंसर की आई है तब से आप सभी लोगों ने इसके हेल्प डेस्क पे भी कॉल किए, मेल किए, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि सुबह ही आंसर की आई थी, उसके बाद से हम लोगों ने कितना ट्विटर पे ट्वीट भी किए, उनको मेल भी किए, उनको कॉल भी किए, लेकिन फिर भी इस आंसर की को वैसा का वैसा ही वेबसाइट पे अभी तक बनी हुई है, इसको नहीं हटाया गया है। सबसे पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए, आगे भी इसके अंदर और बहुत सारे स्टेज हैं, जैसे टाइपिंग टेस्ट है और भी बहुत सी चीजें हैं। तो अगर हमको इन चीजों को ओवरकम करना है तो हमको आज ही एक यूनाइटेड होना पड़ेगा। यूनाइटेड होने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब मैंने चैनल बनाया था तब मैंने बता दिया था कि डीजीएफएमएस से 0 से लेकर 100 तक कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आप सभी के सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। और ये जो अटेंडेंस का है, अटेंडेंस कितनी रही, इसके लिए आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगी। इसके बाद में हो सकता है जितनी भी वीडियो बने, लेकिन सबसे पहले जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको आंसर की मिल रही है, ये अभिषेक एसएससी यूट्यूब चैनल से ही आप लोगों को मिल रही है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स अप्लाइड कैटेगरी वाइज डेटा, मतलब कि कितने नंबर ऑफ फॉर्म जो है वो अप्लाई हुए, उनका कैटेगरी वाइज डेटा हम लोग देखने वाले हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या बताई है इन लोगों ने, टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस कितनी रही है और फाइनल आंसर की का इशू है वो क्या है। तो चलिए चलते अपनी स्लाइड पे। सबसे पहले स्लाइड में मैंने आप सभी लोगों को वैकेंसीज बता रखी हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज थी कैटेगरी वाइज। क्योंकि जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं उसके अंदर एक शॉकिंग चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए, अभी इन चीजों को ज्यादा बताने का कोई मतलब नहीं है, आप सभी लोगों को पता है कि टोटल 113 वैकेंसीज थी। देखिए, ये जो कैटेगरी वाइज जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई है वो है, इनके अंदर मैंने देखिए कुछ चीजों को रेड कर रखा है। अब उन चीजों को मैंने रेड क्यों किया है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अकाउंटेंट के अंदर एससी के अंदर 2248, एसटी के अंदर 393, ओबीसी के अंदर 7331, ईडब्ल्यूएस के अंदर 929, यूआर के अंदर 2583। इस तरह से 13,484 फॉर्म टोटल फिलअप हुए। अब इसमें से रेड करने का मतलब क्या है, देखिए मैंने ध्यान से देखिएगा आप, अकाउंटेंट के अंदर मैंने एससी को रेड किया है, एसटी को रेड किया है, ईडब्ल्यूएस को रेड किया है, यूआर को रेड किया है, सिर्फ मैंने ओबीसी को छोड़ा है। अब देखिए, अकाउंटेंट के अंदर एससी के अंदर 0 पोस्ट है, एसटी के अंदर 0 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 0 पोस्ट है, यूआर के अंदर 0 पोस्ट है। अकाउंटेंट के अंदर सिर्फ एक पोस्ट है, वो भी ओबीसी की। तो जाहिर सी बात है कि जो कैंडिडेट्स ये लेंगे वो ओबीसी से ही लेंगे। देखिए क्या होता है कि अगर यूआर में कोई पोस्ट होती तो यूआर में ईडब्ल्यूएस वाला भी आ सकता है, ओबीसी वाला भी आ सकता है, एससी वाला भी आ सकता है, एसटी वाला भी आ सकता है। लेकिन अगर पोस्ट किसी रिजर्व कैटेगरी में है, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो उसके अंदर यूआर वाला नहीं आ सकता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अकाउंटेंट के अंदर जो 7331 फॉर्म्स हैं, यही सिर्फ भर्ती के मैदान में है, दौड़ में है। बाकी ये जो जितने भी वैकेंसीज एसटी से, एसटी से, ईडब्ल्यूएस से, यूआर से जिन भी लोगों ने फॉर्म डाला है, उनका फॉर्म रिजेक्ट ही मानिए आप। अगर उन भाइयों ने एग्जाम दिया है तो उन्होंने बहुत बड़ी मूर्खता की है, क्योंकि इस पोस्ट के अंदर, इन कैटेगरीज के अंदर कोई वैकेंसी ही नहीं है, तो इनके अंदर एग्जाम लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता। और अगर डीजीएफएमएस ने इन लोगों के एडमिट कार्ड्स इशू किए तो मैं बोलूंगा इस सिस्टम का फेलियर है।
डीजीएफएमएस का फेलियर है, क्योंकि जब उस कैटेगरी के अंदर कोई वैकेंसी ही नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे यूआर के अंदर वैकेंसी होती तो ये इन लोगों को कंसिडर कर सकते थे कि यूआर के अंदर फाइट कर लेंगे, लेकिन इन लोगों का पेपर देना और ना देना बराबर ही हो गया है। और जहां तक बात है कि पेपर देने वालों की, तो अभी जो मैं आपको डाटा दिखाऊंगा अगली स्लाइड में, उससे फ्रेंड्स आप लोग शॉक हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने कम स्टूडेंट्स ने एग्जाम कैसे दिया है। लेकिन ये ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई है। अगर फिर भी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस चैनल से जुड़ जाइएगा। वहां पे मैं जो मेरी ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई उन लोगों ने भेजा है पीडीएफ अटैच करके, उस पीडीएफ को एज इट इज डाल दूंगा। अब देखिए, स्टेनोग्राफर में भी एससी, एसटी, ओबीसी कोई वैकेंसीज नहीं थी, यूआर में भी नहीं थी, सिर्फ ईडब्ल्यूएस में वैकेंसीज थी। ये देखिए, स्टेनोग्राफर में सिर्फ एक वैकेंसी थी ईडब्ल्यूएस में, जबकि फॉर्म हर कैटेगरी में पड़े हैं। और ये फॉर्म किस लिए पड़े हैं, अगर इस चीज का अपन एनालिसिस करें तो आप लोग पाएंगे कि इसके अंदर कोई फीस नहीं थी। तो कोई फीस नहीं थी तो सभी कैटेगरी वालों ने अप्लाई कर दिया, जिससे डीजीएफएमएस का भी काम बढ़ा, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी थी जिसने एग्जाम कराया उसका भी काम बढ़ा, और उसी के परिणाम स्वरूप उन बच्चों ने टिक तो कर दिया उसमें फॉर्म भरने के टाइम पे, लेकिन जब उनका एडमिट कार्ड आया तो वो एग्जाम देने ही नहीं पहुंचे। तो इसकी वजह से जो अटेंडेंस थी वो बहुत कम है, आप मान लीजिए अंडर 20% अटेंडेंस आई है। इसी प्रकार से आप एलडीसी का देखिए, एसटी में और यूआर में कोई वैकेंसीज नहीं थी, लेकिन फिर भी एसटी में 3824 और यूआर में 16,465 लोगों ने फॉर्म भरा है। स्टोर कीपर के अंदर देखिए आप लोग, स्टोर कीपर के अंदर यूआर के अंदर कुछ भी वैकेंसी नहीं थी, 0 वैकेंसीज थी, लेकिन फिर भी स्टोर कीपर में 2065 लोगों ने फॉर्म भरा है। इस तरह से वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टोटल फॉर्म जो ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई में इन लोगों ने बताया वो बताए 4,55,547। अभी तक बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा यूट्यूब के ऊपर कि टोटल फॉर्म जो डीजीएफएमएस के अंदर अप्लाई हुए हैं वो 3.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, सब अपना अपना डाटा बता रहे थे, लेकिन एक्यूरेट डेटा है वो है 4,55,547। और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज, ये चैनल डीजीएफएमएस को ही समर्पित है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब मैंने लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ करेक्ट एप्लीकेशंस, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ करेक्ट एप्लीकेशंस कितनी है। अब करेक्ट और इनकरेक्ट से मेरा क्या मतलब है, देखिए, जिन जिन कॉलम्स को मैंने रेड कर रखा है, इसका मतलब है कि इन कॉलम्स के अंदर जो नंबर है, उन लोगों ने चाहे फॉर्म फिल किया हो चाहे नहीं किया हो, चाहे उन्होंने एग्जाम दिया हो चाहे ना दिया हो, उन चीज से उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे वैकेंसीज नहीं है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ट्रेड्समैन के अंदर यूआर के अंदर वैकेंसीज थी, तो देखिए ट्रेडमैन के अंदर यूआर के अंदर वैकेंसीज थी, तो हमने सभी को माना है। और कारपेंटर एंड जॉइनर है, उसके अंदर यूआर के अंदर 30 फॉर्म आए हैं, लेकिन यूआर के अंदर उसके अंदर पोस्ट भी है। तो यूआर के अंदर पोस्ट है, तो ट्रेडमैन का जो है, एक मिनट, जो ट्रेडमैन का जो है, कारपेंटर एंड जॉइनर का, सॉरी, इसके अंदर इन सभी कैटेगरीज वालों को मान सकते हैं कि कारपेंटर एंड जॉइनर के अंदर ये कंसिडर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूआर के अंदर वैकेंसीज है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो अपने टोटल फॉर्म फिलअप थे 4,55,547, इनमें से हमने क्या किया है कि इनमें से जितने भी रेड जोन वाले, इन सभी को हम लोगों ने हटा दिया है। इनको हटाने के बाद में टोटल नंबर ऑफ करेक्ट एप्लीकेशन जो अपने पास बचे वो बचे 3,44,106 वैकेंसीज। तो ये जो नंबर है, अब देखिए, मतलब आप मानिए कि 4.5 लाख में से 3.5 लाख से भी कम, मतलब कि लगभग 1 लाख स्टूडेंट तो वैसे ही बाहर हो गए भर्ती प्रक्रिया से, क्योंकि उन लोगों ने उस कैटेगरी के अंदर फॉर्म डाल दिए जिस कैटेगरी के अंदर उनकी वैकेंसी ही नहीं थी। तो 75.54 ऑफ द टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड है, मतलब 25% लोग तो एग्जाम दिए बिना ही बाहर हो गए, चाहे उन्होंने एग्जाम दिया हो चाहे ना दिया हो, वो वैसे ही बाहर है। तो कंपटीशन यहाँ पे कम हो गया, 75% कैंडिडेट्स यहाँ पे बचे ओवरऑल। अब देखिए, मैंने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम पूछा था, तो वो इन लोगों ने 2.2 लगा के लिखा है। इसका ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप प्लीज वहां पे टेलीग्राम चैनल पे मेरे पे ज्वाइन हो जाइए। वहां पे जो पीडीएफ उन लोगों ने अटैच करके भेजी है, मैं उस पूरी की पूरी पीडीएफ को डाल दूंगा। तो इन लोगों ने बताया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम 62,100। आप देखिए, 3,44,106 स्टूडेंट थे जो एग्जाम के लिए एलिजिबल थे, उनमें से सिर्फ 62,100 कैंडिडेट्स ही मतलब वहां पे अपीयर हुए हैं। अब अगर मैं इसका देखूं, टोटल फॉर्म भरे गए थे, वो भरे थे 4,55,000 समथिंग, उसका 62,100 कैंडिडेट्स ही ऐसे थे जो एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने पहुंचे थे। तो ये जो आएगा, ये आएगा 13.63% ऑफ द टोटल एप्लीकेशन रिसीव। मतलब आप देखिए कि सिर्फ 13.63% बच्चों ने ही एग्जाम दिया। देखिए कितना कम अटेंडेंस इस एग्जाम के अंदर रही है। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी बोला था आपको
कि जो इस एग्जाम के अंदर जो अटेंडेंस रही है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम दिया है वो बहुत ही कम है। उस समय कई भाइयों ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, 50% कैंडिडेट ने आराम से एग्जाम दिया है। सो आप लोग देख लीजिए, ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई है। अब देखिए, अब अटेंडेंस मैंने आपको बता दिया, और जो स्कैम जो अपने साथ एक तरह का हुआ है उसके लिए हमको क्या क्या स्टेप्स लेनी है उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो पहली स्टेप लेनी है वो अपने को करना है फिलिंग फाइलिंग ऑफ आरटीआई एट मास लेवल। अब देखिए कैंडिडेट्स, चाहे मैं अकेला कितना भी प्रयास कर लूं इस चीज के लिए, लेकिन फिर भी उनके कान पे जू तक नहीं रहेंगे। वो लोग सोच रहे हैं कि ये एक छोटी भर्ती है, एसएससी जैसा अगर कोई बड़ा कमीशन होता तो उसको पता रहता कि सारे के सारे कैंडिडेट्स एक साथ यूनाइटेड होकर आएंगे और हमको ये चीजों को मतलब सही करना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि हम लोग भी एक यूनाइटेड हो सकें। और हम लोगों को क्या करना है, फिर आरटीआई फाइल करनी है मास लेवल पे, और उस आरटीआई में कैसे करना है, क्या लिखना है, वो मैं उसके अपडेट में आपको इस वीडियो के पब्लिश होते ही आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सेकंड चीज अपने को करना है कॉन्टेक्टिंग फोन नंबर एंड ईमेल आईडी। अपने को जो उनके फोन नंबर है वो मेरे को पता है वो फोन नंबर नहीं लग रहे हैं। अब उनको भी पता है कि उन लोगों ने जो एक स्कैम किया है उसके पास बहुत सारे उनके पास मेल आने वाले हैं, फोन नंबर आने वाले हैं, तो वो इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने फोन को नहीं उठा रहे, मेल पे को रिप्लाई नहीं देंगे। सो इसी चीज का तोड़ ढूंढते हुए मैंने थर्ड जो ऑप्शन लिखा है सीपी ग्राम पोर्टल कंप्लेंट। मैं आपको कैंडिडेट्स बता देता हूँ, सीपी ग्राम जो पोर्टल है ये बिल्कुल निःशुल्क पोर्टल है। जैसे आरटीआई के आपके 10 रुपीज लगते हैं, यहाँ पे आपका 0 कॉस्ट आएगा। और जो सीपी ग्राम पोर्टल है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मॉनिटर करती है, और जब मास लेवल पे डीजीएफएमएस के लिए कंप्लेन इस पोर्टल पे डलेगी तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि डीजीएफएमएस में कुछ ना कुछ गलत हुआ है। सीनियर अथॉरिटीज है उनका भी डायरेक्टली ध्यान इस तरफ जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि सीपी ग्राम पोर्टल पे ये पोर्टल क्या है और कैसे इसके ऊपर आपको आपकी कंप्लेन दर्ज करवानी है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने आपको सीपी ग्राम पोर्टल का कंप्लेन का जो पोर्टल पे जिसपे अपने को कंप्लेन करनी है उस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दे दिया। ये पोर्टल का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और यहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसके जो पोर्टल का लिंक है मैं डलवा दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन में बाई चांस आपको पोर्टल का लिंक नहीं मिलता है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा, तो वहां पे कमेंट्स में आपको जरूर मिल जाएगा। अब देखिए जैसे ही आप लोग इसके ऊपर पोर्टल के ऊपर आएंगे तो एक पोर्टल का इंटरफेस है, ये इस तरह से आप लोगों को कुछ दिखेगा। इसके अंदर देखिए सबसे ऊपर आप लोगों को लिखेगा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंस, और ये जो है ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। तो इसके अंदर देखिए लिखा है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग सीपी ग्राम्स सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रेवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सबसे पहले इसमें आप लोगों का करना है लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर साइन अप करना है। वो बहुत ही एक बेसिक सी प्रोसेस है, आप लोग साइन अप आराम से कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद जैसे देखिए यहाँ पे लिखा रहा है वेलकम अभिषेक दारा, मेरा नाम लिखा हुआ है, उसी तरह से आप लोगों का वेलकम लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को राइट साइड लेफ्ट साइड में आप लोगों को दिखेगा ग्रेवियंस डैशबोर्ड। इसके अंदर सेकंड ऑप्शन आएगा, पहला है अपील डैशबोर्ड और सेकंड ऑप्शन जो है वो है लॉज पब्लिक ग्रेवियंस। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है लॉज पब्लिक ग्रेवियंस। लॉज पब्लिक ग्रेवियंस के जो ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को जो सामने स्क्रीन दिख रही है ऐसी स्क्रीन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अंदर पूछेगा प्लीज सिलेक्ट ए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो इनमें से देखिए जो आप लोगों को 10 ऑप्शन दिख रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, लेबर एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन, होम अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इनमें से आपको किसी के ऊपर भी क्लिक नहीं करना। नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मोर, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को एक लिस्ट खुलेगी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की। उस लिस्ट के अंदर से आप लोगों को डिफेंस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आएगा सिलेक्ट मेन कैटेगरी, उसके अंदर आप लोगों को मिलिट्री हॉस्पिटल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आएगा सिलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी, उसके अंदर आप लोगों को लिखना है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स रिलेटेड टू डिफेंस सिविलियंस अंडर डीजीएफएमएस कैडर, इसको आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट लेवल फिर दोबारा पूछेगा सिलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी, उसके अंदर आप लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्लिक करना है, क्योंकि जो अपनी भर्ती जिससे अपन लोग भर्ती हो रहे हैं ग्रुप सी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। उसके बाद पूछेगा टाइप टेक्स्ट ऑफ ग्रेवियंस रिमार्क्स, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है डियर सर द टेंटेटिव आंसर की फॉर द डीजीएफएमएस ग्रुप सी रिक्रूटमेंट दिस, ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिखा हुआ मिल जाएगा, वहां से आप लोग कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। दूसरी बात देखिए सब अपना अपना टेक्स्ट मत लिखिएगा, क्योंकि जब एक ही टेक्स्ट उन लोगों के पास जाएगा और जब मास लेवल पे इसके ऊपर सीपी ग्राम पोर्टल के ऊपर कंप्लेन होंगी और वो भी सिर्फ एक जैसे टेक्स्ट से, तो जो हायर अथॉरिटीज है उनका ध्यान भी इस ओर जाएगा और जल्द से जल्द हमारी जो समस्या है उसका समाधान
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करेगी और डीजीएफएमएस के ऊपर भी एक प्रेशर आएगा कि जल्दी से जल्दी इसको क्लियर किया जाए, अदरवाइज जो हायर अथॉरिटीज हैं वो भी इसके ऊपर एक्शन लेंगी। तो चलिए, जब आप इसको लिख के और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। सक्सेसफुल सबमिशन के बाद में आप लोगों को ऐसी स्क्रीन मिलेगी, योर ग्रेवियंस इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उसके बाद में ही आप लोगों को पोर्टल कट करना है। इस तरह का स्क्रीन आप लोगों को लास्ट में देखने को मिलेगा। रही बात आरटीआई लिखाने की, तो उसका टेक्स्ट भी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा कि आप लोगों को आरटीआई में क्या लिखना है, क्या उन लोगों से पूछना है। कॉल्स और ईमेल्स आप लोग उसके ऊपर डायरेक्टली उनके साथ टच में रहिए। गाइस, आप लोगों को मैं लास्ट में फिर बता देता हूँ, अगर हम लोग यूनाइटेड नहीं होंगे तो एक छोटी भर्ती है और वो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ 65,100 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है जो इस भर्ती से रिलेटेड है, तो वो क्या ही कर लेंगे। और मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो अपने लोगों को अंदर करना चाह रहे हैं और जो हम लोग मेहनत से पास हुए हम लोगों को वो बाहर करना चाह रहे हैं। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा ही पसंद आया सो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन आप लोग प्लीज ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो सबसे पहले आप लोगों को उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि डीजीएफएमएस से रिलेटेड हम सारी से सारी जो अपडेट्स हैं वो कवर कर रहे हैं। जिन भी भाइयों ने डीजीएफएमएस का एग्जाम दिया है वो सभी प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा भाइयों को पता चल सके, ज्यादा से ज्यादा सीपी ग्राम्स पोर्टल के ऊपर कंप्लेन दर्ज हो सके, ताकि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके ऊपर भी एक दबाव आ सके। डिफेंस मिनिस्ट्री डीजीएफएमएस को डायरेक्ट बोले कि आप लोगों ने जो स्कैम किया इस चीज का जल्दी से जल्दी निपटारा कीजिए। बाकी देखिए, अगर आप लोग सीधा आरटीआई लगाते रहे, कॉल और ईमेल करते रहे तो उन लोगों के ऊपर कुछ भी उनके कान पे जू नहीं रहने वाली। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई नेक्स्ट अपडेट होगी तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।